नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कई बार आप सोचते होंगे ना कि मैडम हमेशा एक ही प्रश्न क्यों पूछती, कैसे हैं आप लोग। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। पता है क्यों? क्योंकि उम्र के जिस दौर में आजकल आप हैं वो दौर दोबारा आना बहुत मुश्किल है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं सोचती थी मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ। बड़ों के कितने मज़े हैं ना स्कूल जाना, ना होमवर्क करना, ना गृह कार्य करना, ना परीक्षा देनी, कुछ भी नहीं करना। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि बचपन कितना अच्छा होता है। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको भी यही लगेगा कि जब आप छोटे थे वो वक्त ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी भी है, एक अनुभव भी है हमारे लेखक का, जिन्हें मेरी तरह अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। अब बचपन में क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं, थोड़ी डांट भी पड़ती है, बहुत सारा काम भी होता है, तो अलग अलग अनुभव होते हैं। कोई हमें कैसा अध्यापक मिलता है, कोई अध्यापक हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई अध्यापक हमें बड़ा सख्त लगता है, कोई अध्यापक लगता है ये तो बहुत नरम दिल का है कि हम उसे चाहकर भी अपने मन से निकाल नहीं पाते। चाहे अपने जीवन में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, उन अध्यापकों की छवि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। मैं बताते बताते ऐसा लग रहा है पूरी कहानी बता दूंगी आपको। कहानी हम बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन्होंने अपना अनुभव हमें बताया है आखिर वो शख्स कौन है। तो वो है गुरुदयाल सिंह जी। पंजाब के जेतू कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे। देखो, दस्तकार क्या होता है? जो हाथ से कार्य करते हैं, ठीक है, जो हाथ से कार्य करते हैं। गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी करी, यानी कि वो हाथ से अपना काम भी करते रहे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहे। पढ़ाई के साथ साथ काम करना और कलम पकड़ने का अर्थ यहाँ पर क्या है? लिखना शुरू किया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। कितना अच्छा लगता है कि मैं कोई लेख लिखूं, मैं कोई कहानी लिखूं और अपने छात्रों को मैं अपनी कहानी खुद ही पढ़ाऊं। क्योंकि ना एक लेखक जिस भाव से कहानी लिखता है, जो भावना उसके मन में होती है, ऐसा बहुत कम हो पाता है कि जो दूसरा उसे पढ़ रहा है उतने ही भावों को उतने ही सूक्ष्म तरीके से उनका अनुभव कर सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, यानी कि छोड़ दिया। गुरुदयाल सिंह जी ग्रामीण परिवेश का यहाँ पर अर्थ है वातावरण। ठीक है जी, परिवेश का अर्थ है आपके लिए यहाँ पर वातावरण। लिख लीजिएगा आप। और भावनाओं को बोध कराने वाले लेखक के रूप में जाने जाते थे। बड़े सहज रूप से, सहज का अर्थ है आसानी से, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था। वे अपने पात्रों का चयन का अर्थ लिखिएगा चुनाव, खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते थे। देखिए, आम आदमी के बीच में जब आप जाते हैं तो उनके अंदर क्या घटित हो रहा है, वो क्या महसूस करते हैं, वो किस परिवेश में कार्य करते हैं, उनकी क्या मनोस्थिति है, ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उनके संपर्क में नहीं आते। मैं कमरे में बैठी बैठी सड़क पर पत्थर कूटती महिला का शायद वो अनुभव नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी नहीं, उनके बीच नहीं जाऊंगी। वो ऐसे लोगों का वर्णन अपने पास किया करते थे जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं। क्या होता है कि हर समाज में जो छोटे लोग होते हैं,
छोटे का अर्थ यहाँ पर है जिनका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन्हें बड़े लोग, विकसित लोग, समाज में कुछ ताकतवर लोग उनका शोषण करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही गलाती नहीं रही हैं, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। एक मजदूर जो है ना, वो केवल शारीरिक रूप से ही कमज़ोर नहीं होता, कभी कभी उसकी मानसिकता, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही नहीं है उसमें। वो अपने आप को सदैव बेबस ही समझता रहता है। उसे ये लगता है कि शायद उसका जन्म ही इस शोषण का शिकार बनने के लिए हुआ है। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुदयाल सिंह को अपनी लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक, यानी कि एक लेखक के तौर पर, बतौर का अर्थ क्या है, एक लेखक के तौर पर कई देशों की यात्राएं भी की हैं। अब तक उन्होंने 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 कहानी संग्रह, एकांकी संग्रह, माफ कीजिएगा, एकांकी का अर्थ होता है जहां पर एक ही मंच पर बिना मंच को बदले, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। अब आप देखिएगा, कहानी भी लिखी उन्होंने, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, एकांकी भी लिखी और बच्चों के साहित्य के ऊपर उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी हैं। गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वां पहर, सब देश पराया सा, सवेरे और आत्मकथा, क्या जाने में कौन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। सपनों के से दिन। सपनों के से दिन यानी कि जिन दिनों की हम कल्पना करते हैं, ठीक है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ता और बिखरे बाल। देखिए कितना एक साधारण बच्चा, ऐसे नहीं है कि उसने पीटी शूज पहने हुए हैं और खेल की जर्सी पहनी हुई है, जो आम आपने गलियों में मजदूरों के बच्चों को खेलते हुए देखा है, बिल्कुल वैसा सा ही वर्णन किया है। उन्होंने कोई जूते नहीं पहने होते हैं, कोई स्पोर्ट शूज नहीं पहने होते हैं उन्होंने, वो नंगे पांव खेल रहे होते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने होते हैं और कम से कम वस्त्र होते हैं उनके शरीर पर, जितने की बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी कई बार फटे हुए होते हैं। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते तो कई बार वो नीचे को गिरते और पता नहीं कहाँ कहाँ वो चोट खाते थे। जो मजदूरों के बच्चे हैं या सड़क पर खेलने वाले बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गद्दों पर या कालीनों पर खेल रहे हैं। जब वो फर्श पर, मिट्टी में, रेत में खेलेंगे और बिल्कुल नंगी सड़क पर खेलेंगे, गिरते भी हैं, चोट भी लगती है। फटे कुर्ते, बेचारे तार तार हो जाते। तार तार हो जाने का अर्थ क्या है? पूरी तरह फट जाना, पूरी तरह फट जाना, यानी कि उसका एक धागा दिखाई देने लगा। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, क्योंकि उन्होंने जूते तो पहने नहीं हुए। पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते। क्या जब चोट लगती है तो हमें अधिकतर घुटनों में घुटने छिल जाते हैं, थोड़ा सा खून भी निकल जाता है, लेकिन खेलते समय किसे याद रहता है? थोड़ा सा झाड़ा और फिर खेलने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती चली जाते हैं। तो सभी की माँ बहनें, अब देखो आपको चोट लगी, ठीक है, और चोट लगने के आपको चोट लग गई, आप खेलते रहे, लेकिन जब घर पहुंचे ना, सारे दर्द हमें घर पहुंचकर याद आते हैं। खेलते समय हमें कोई दर्द नहीं याद रहता। इससे पहले कि मम्मी डांटे, लेकिन सबसे पहले मम्मी या बहनें क्या देखती हैं? चोट लगी हुई है तो पहले उस पर मरहम पट्टी करती हैं। तो बचपन में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सभी की वो एक सामान्य बात बता रहे हैं, ये एक सामान्य वातावरण के विषय में बता रहे हैं। सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह पिटाई करती। कोई ये नहीं कि पहले मरहम पट्टी करें, नहीं, पिटाई होती थी। चोट कहाँ खाई, कब खाई, घर क्यों नहीं आए, ढेरों सवाल।
कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। गुस्सैल मतलब गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि छोटे बच्चे की नाक और मुंह से लहू बहने लगा है। ये जब कहानी लिखी गई थी ना, उस समय बहुत पिटाई होती थी, स्कूल में भी पिटाई हो जाती थी और माँ बाप भी पिटाई कर दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो दिल से हमारे लिए कोई नफरत रखते थे। शायद मैं तो मानती हूँ कि बचपन की डांट, बचपन की थोड़ी सी मार, वो भी तो ज़रूरी होती है ना, वो हमें जीवन के सही रास्ते दिखाती है। लेकिन कहीं तो इतनी बुरी तरह मारते थे कि नाक और मुंह से लहू, लहू का अर्थ क्या है? खून, खून बहने लगता था। फिर कहाँ चोट लगी है उसका तो याद ही नहीं रहता था। लेकिन अब सोचो, पहले तो बाहर चोट खाई, फिर घर में मार बहन से जो डांट पड़ी, और पिताजी से जो इतनी मार खाई कि जो चोट की जगह से खून आ रहा था उसके साथ साथ नाक और मुंह से भी खून आया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगले दिन हम फिर खेलने चले जाया करते थे। तो ये बात उन्हें अब तक समझ ही नहीं आई कि इतनी बुरी पिटाई होने के बाद वो दूसरे दिन फिर खेलने कैसे चले जाते थे। ये बात तब ठीक से समझ आई जब लेखक स्कूल में अध्यापक बनकर एक ट्रेनिंग करने लगे। मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, हमें बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन तब हमें उसका कुछ अर्थ नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम उस स्थिति के बारे में सोचते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या सही था और क्या गलत था। जब लेखक अध्यापक बन गए तो उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल का अर्थ है बच्चे, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। बच्चे क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस कारण से वो झूठ बोलते हैं, किस कारण से वो सच बोलते हैं, उनकी क्या मन की स्थितियां होती हैं, उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या उनके उम्र में समस्याएं होती हैं। तो ये सब कुछ जो है जब एक अध्यापक बनते हैं, मैंने भी जब मैं अध्यापक बनी थी तो मैंने अपने बीएड में जब हमने अपने अध्यापक की ट्रेनिंग ली थी तो मैंने भी ये विषय पढ़ा था। और सच बताऊं, बहुत ही रोचक विषय होता है ये। ऐसी बातों के बारे में तब पता चला कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने के बावजूद फिर खेलने चले जाते थे। क्योंकि यहाँ तो बड़े भाई साहब पाठ पढ़ा था हमने कि बड़े भाई से कितनी डांट पड़ती थी, लेकिन फिर अगले दिन फिर वो हमारे लेखक को हरियाली, खेतों की हरियाली और फुटबॉल बुला लिया करती थी। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे, मतलब कि एक ही स्तर के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे तरह आसपास के गांवों से आकर ही बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के भी थे। मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ गलियां में एक जैसे मकान होते हैं, कईयों में थोड़ा सा स्तर बढ़ जाता है, कईयों में कुछ कम हो जाता है। हमारी सभी की आदतें भी कुछ कुछ मिलती थी। कि देखो, परिवार का ना एक स्तर होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार, उसका एक खास वातावरण होगा। उच्च दर्जे का परिवार है, बहुत अमीर परिवार है, तो वहाँ का वातावरण कुछ बहुत अलग होगा। तो उन्होंने बताया कि जिस इलाके में हम रहा करते थे और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पर हम सब लोगों का रहन सहन कुछ एक जैसा ही था। उनमें से अधिकतर स्कूल या तो जाते ही नहीं थे, या जो कभी गए भी थे तो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका है। चलो जी, यानी कि ना किताबें होंगी और ना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो बच्चे ऐसे थे जो बचपन से कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन जो गए, क्योंकि उस समय शायद पता ही नहीं था कि पढ़ाई का महत्व क्या है। तो बहुत बात पे पता चलता है, और बिना पढ़ाई के तो कुछ है ही नहीं। तो जो लोग पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे, जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, वो क्या करते थे, बदमाशी में, शरारत में अपना बस्ता तालाब में फेंक दिया। फिर स्कूल गए ही नहीं, और ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती करी, क्योंकि पढ़ाई के प्रति इतनी जागृति शायद थी ही नहीं। यहाँ तक कि परचूनिये और आड़ितिये ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझा। अब बताओ, परचूनिये और आड़ातिये क्या होते हैं? आपने देखा आपके
गली मोहल्ले में कुछ कुछ छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पर नमक मिर्च मसाला दालें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं राशन की। अब आप सोचोगे कि भाई उन्होंने नहीं भेजा तो क्या समस्या है। अरे भाई दुकानदार के पास कोई आता है, वो कोई सामान बेचता है तो उसके पैसे का हिसाब किताब रखता है कि नहीं रखता है, कितना सामान मैंने खरीदा, कितना बेचा, कितना मुझे लाभ हुआ, कितना मुझे हानि हुआ। उनके लिए तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है कि नहीं है। अगर आपको गिनती नहीं आएगी तो आप जमा गुणा भाग घटा कैसे करेंगे। अब लेखक ये कह रहे हैं कि जिनके लिए पढ़ाई वो समझते थे कि बहुत ज़रूरी है, उन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं भेजा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. किसी अध्यापक या किसी स्कूल अध्यापक से अगर मान लो किसी की बात होती, कोई अध्यापक कहता कि भाई आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, तो जवाब क्या मिलता था? मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडल घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगेगा। मतलब कि उनके वहाँ पर एक इलाके में घनश्याम दास जी हैं जो बच्चों को बही खाता हुआ करता था। जैसे आजकल तो अकाउंट्स की बुक्स हैं और हम सब लोग अपना पूरा का पूरा खाता बनाते हैं और प्लस हम अपना कंप्यूटर पर पूरा हिसाब किताब रखते हैं। उस ज़माने में ये लंबी लंबी लाल रंग की किताबें हुआ करती थी और उसके ऊपर हिसाब किताब लिखा जाया करता था। पंडल 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सब काम सिखा देगा। मतलब कि ये जमा गुणा घाट बटा का भाग और मुनीम जी का काम भी, कैसे लिखना है हमें और क्या 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 हिसाब किताब करना है। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीब व च भी नहीं सीख पाया। ये उर्दू के शब्द हैं। अलिफ बे जीब च भी नहीं सीख पाया। जैसे हम लोग हिंदी में अ ब स वर्णमाला कहते हैं ना, ये अंग्रेजी में आप ABCD कहते हैं, तो ये उर्दू की वर्णमाला है। हमारे उस ज़माने में क्या था कि बच्चों को गणित और उर्दू ये आनी बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। हमारे आधे से अधिक राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने वाले आए परिवारों में से थी। अब देखो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आधे लोग राजस्थान के थे, आधे लोग हरियाणा के थे। दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी भाषा अलग अलग है। पंजाब की भाषा आपको अलग मिलेगी, राजस्थान वालों की बोली अलग होगी और हरियाणवी बोली अलग होगी। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली हम कम ही समझ पाते थे, लेकिन उनके कुछ कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी। लेकिन जब हम खेलते थे तो सभी एक दूसरे की बात बड़े अच्छे से समझ जाते थे। अब देखो कितनी मज़े की बात है। कहते हैं ना, खेल और जहाँ हमारा मन मिला होता है वहाँ पर भाषाएं जो है ना कोई बाधक नहीं बनती है। वैसे लेखक कहते हैं हमें उनकी भाषा बहुत कम समझ में आती थी और कुछ कुछ शब्दों पर तो वो उनका मजाक भी उड़ा दिया करते थे। लेकिन जब वो लोग मिलकर खेला करते थे, चाहे संकेत कह लीजिए, चाहे भाव कह लीजिए, चाहे आंखों की भाषा कह लीजिएगा, कहते खेल के समय में हमें एक दूसरे की सारी बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाया करती थी। पता भी नहीं चला। लोकोक्ति अनुसार एक खिंडण दे दिन 4 कैसे बीत गए, ये पंजाबी भाषा में कहा गया है। एक खेलण दे दिन 4, यानी कहते हैं ना बचपन के जो होते हैं ना वो खेलने के 4 दिन ही तो होते हैं। बचपन तो बहुत जल्दी गुजर जाता है। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। उस समय की बात नहीं है, आपको भी कभी कभी लगता होगा, मुझे भी लगता था
एक कमरे में बंद कर दिया, एक मैडम आती हैं पढ़ाती हैं, वो जाती हैं, फिर दूसरी मैडम आती हैं पढ़ाती हैं जाती हैं, हम बच्चे जो हैं बस पीरियड दर पीरियड हम पढ़ते ही रहते हैं। तो कहते उस समय भी मैंने कहा ना बचपन के दिनों को याद करने, और बचपन जुड़ा होता है स्कूल से। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। कारण क्या है? हम प्रकृति के करीब होते हैं और हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, ज़िंदगी में तनाव बढ़ते चले जाते हैं। अभी क्या है, स्कूल का हमने होमवर्क कर लिया, गृह कार्य कर लिया, परीक्षा दे दी, थोड़े बड़े हो जाइए, कॉलेज में जाने की जिम्मेदारी, उसके बाद रोजी रोटी की चिंता, उसके बाद घर परिवार की चिंता, अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा, घर कैसे चलाना है, आपकी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है, आपकी पढ़ाई लिखा कितने सारे काम हैं। वो काम आपको नहीं सोचने हैं, आपके पास तो सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो लेखक हमें यही बता रहे कि बचपन में हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत सारे रंगीन सपने होते हैं अपने भविष्य के लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम वास्तविकता के करीब आ जाते हैं। ये शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। ये जो पंक्ति है ना कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, याद रहने का कारण यह है कि ये वाक्य बचपन की भावनाओं और सोच समझ के अनुकूल होगा, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं और उस वक्त हमारी मानसिकता क्या होती। परंतु स्कूल के अंदर जाने से के रास्ते पर दोनों और अलियार के बड़े बड़े से कांटे छांटे झाड़ उगे हुए थे। देखो इसके दो अर्थ हैं। एक तो उन्होंने वास्तविक वहाँ के वातावरण का वर्णन किया कि दोनों तरफ बड़े बड़े झाड़, कांटे वाले झाड़ लगे हुए थे, और दूसरा लेखक का कहने का अभिप्राय ये है कि जो शिक्षा का जो रास्ता है ना वो आसान नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो कांटे हैं ना, वो फूलों की तो बात अलग है, वो तो सुख की बात हो गई। तो जो हमें गुस्सा आ जाता है, होमवर्क मिल गया, हमें परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ रहा है, तो उनके बारे में बात की है, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे। जैसे नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आँख मूंद कर मैं महसूस कर सकता हूँ। जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं ना, अगर हम उसे बरसों के बाद भी याद करें तो शायद एक मीठा सा अनुभव हमें तब भी हो जाएगा। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी तरह तरह के उगाए जाते थे। स्कूलों में आपने देखा, आपके स्कूल के भी बाहर आपने देखा होगा कि जैसे आप गेट के अंदर आते हैं कि दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें गुलाब, गेंदा, मोतिया, अलग अलग फूलों की किस्में, दूध सी सफ़ेद कलियाँ हुआ करती थी, और ये कलियाँ इतनी खुशबूदार और सुंदर हुआ करती थी। मोतिया की खुशबू तो वैसे बहुत दूर दूर तक जाती है। और कभी कभी हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभी एक दो तोड़ भी लिया करते थे। ये तो आप भी कर लेते हो ना, कभी खूबसूरत सा फूल होता है तो मन का, कई बार तो ऐसे फूल तोड़ना बुरी बात है, लेकिन बचपन था ना, और बचपन में तो सारी शरारत किया करते थे, तो कभी कभी वो फूल और उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी। वैसे तो जो चपड़ासी था वो किसी को तोड़ने नहीं देता था क्योंकि मना कर रखा था, लेकिन आंख बचाकर, यानी कि आंख बचाने का अर्थ क्या है यहाँ पर? छुपकर हम तोड़ लिया करते थे, और उसकी बहुत तेज सुगंध क्या है? खुशबू आज भी महसूस कर सकता हूँ। परंतु ये याद नहीं आ रहा कि इसको तोड़कर फिर कुछ देर तक तुलंच कर क्या किया करते थे। शायद जेब में डाल देते थे, तो उसको थोड़ा सा मसल के क्या होता था, उसकी खुशबू और बढ़ जाती थी, और शायद माँ उसको जब धोती होगी हमारे कपड़े तो बाहर फेंक देती होती थी। हम भी स्कूल से बाहर आते ही बकरी के मेमनों की भांति चरने लग जाया करते थे। ठीक है, चरने बकरी की जैसे जो 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, यानी कि जब हम अगली कक्षा में आते, यहाँ पर श्रेणी का अर्थ है कक्षा में आते, तो कुछ बड़े और सयाने होने का, सयाने का अर्थ क्या है यहाँ पर? समझदार का एहसास से हम उत्साहित हो जाते थे। अब हम बड़े हो गए हैं। देखिए, जब आप कक्षा 5वीं से 6ठी में आए थे, ठीक है, आप प्राइमरी विंग से, प्राथमिक कक्षाओं से
आप मिडिल की कक्षाओं में आ गए, अब आप बड़े हो गए हो। जब आपने 8वीं पास की थी, 9वीं कक्षा में आए थे, तब भी माँ बाप ने कहा, अध्यापकों ने कहा, देखो आप 9वीं में आ गए हो। अब जब 9वीं से 10वीं में आ गए, ये साल तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। तो जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं और अगली कक्षाओं में आते जाते हैं, तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ अब हम बड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ नई और पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती थी। ये पंक्ति समझने की कोशिश कीजिएगा। पुरानी और नई किताबें, आप कोई भी किताब जब बाजार से खरीद कर आती है ना, बिल्कुल आपने उसे खोला और पहली बार आप उसके पन्ने पलट रहे हैं, तो उसके पन्नों में एक बहुत करारापन होता है और प्रिंटिंग की और कागज़ों की अपनी खुशबू होती है। उस किताब की खुशबू कुछ और होगी। और मान लीजिए मैं कक्षा 10वीं में थी, अगर मेरी बहन जो है कक्षा 9वीं में थी, अगले साल उसने मेरी किताबें इस्तेमाल कर ली, तो पुरानी जो किताबें होती हैं उनकी खुशबू अलग होती है, क्योंकि उसमें कई बार हाथ लग चुका होता है। उन्हीं मास्टरों के डर से जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. तब शुरू में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी। देखो, एक क्या होता है, जब भी आप स्कूल में जाते हैं और आपकी जो कक्षाओं में टीचर आती हैं, अध्यापक आते हैं, तो कुछ अध्यापकों से आप बहुत डरते हैं, होता है ना। मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैंने अपने जीवन में पढ़ाना शुरू करा, तो बच्चों ने जब पहली बार मुझे देखा, तो आप भी करते होंगे ये काम, कि वो एक अध्यापक को सिर्फ देखकर उसके प्रति विभिन्न धारणाएं बना लेते हैं। ये मैडम ऐसी होंगी, ये अच्छी होंगी, ये खराब होंगी, ये खड़ूस होगी, ये शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, गलत है ये शब्द, ठीक है, ये बहुत सख्त होंगी। तो हर व्यक्ति के प्रति एक धारणा बन जाती है। और बच्चे चाहते थे, अगर कोई सख्त टीचर मिल गया तो चाहते थे अगली कक्षा में ना मिले। ओहो, और हमें कोई अच्छी नरम दिल की टीचर मिल गई जो प्यार से बात करती है, ये टीचर हमको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ करता था। अब जैसे आपको मालूम है कि मार्च में आप परीक्षा देते हो, अप्रैल में आपकी नई कक्षाएं शुरू होती हैं, 1-1.5 महीना पढ़ाई होती है, और मई के मध्यांतर तक आते आते क्या हो जाता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लेखक भी उसी का अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं कि शुरू में 1-1.5 महीना पढ़ाई होती है, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं। अब तक जो अच्छी तरह से याद है वो क्या याद है कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क का अर्थ क्या है, अंतर। देखो, अब हम 2 स्थितियों की बात करेंगे। नंबर 1, समझ लीजिए आप 15 मई और 20 मई के आसपास की बात कीजिएगा, और एक बात कीजिएगा 25 से 30 जून के बीच की बात। जब छुट्टियां शुरू होने वाली होती हैं, बड़ा उत्साह होता है, छुट्टियां आने वाली हैं, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। उस ज़माने में नानी के घर, कहाँ कहाँ घूमने, मामा के घर घूमने जाएंगे, हाँ मस्ती करेंगे। और साथ में क्या मिलता है आप लोगों को, छुट्टियों का बहुत सारा गृह कार्य मिलता है। छुट्टियां गुजर गई। अब जैसे जैसे स्कूल के दिन पास आने लगते हैं, मम्मी पापा क्या कहना शुरू करते हैं, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, अपनी सही की कॉपी किताबें ज़रा सही से देख लो कहाँ पर रखी हुई हैं, छुट्टियों का कार्य पूरा कर लिया या नहीं कर लिया। तो एक हौवा सा दिमाग में दोबारा बनने लग जाता है, भाई दोबारा स्कूल शुरू होने वाले हैं। जब छुट्टियां थी, सुबह मस्ती में उठना, खेलना, कोई सुबह स्कूल नहीं जाना है, अच्छा गृह कार्य इकट्ठा है, मन कर रहा है
आपने आज नहीं किया कल पूरा कर लिया। आप भी ऐसे करते हो या नहीं करते हो? अच्छा, जब छुट्टियों का गृह कार्य मिलता है तो क्या होता है, अलग अलग श्रेणी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे ही गृह कार्य मिला पहले हफ्ते के अंतर्गत सारा काम खत्म कर दिया। क्यों? तो उसके बाद इधर घूमना है, फिरना है, जाना है, कम से कम स्कूल का गृह कार्य पूरा करके रख दिया। वैसे मैं भी उसी श्रेणी में थी, मैं भी ऐसे ही किया करती थी। लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में बताऊं, वो क्या करती थी, वो बिल्कुल अंत में काम करती थी। दीदी अभी से क्या कर रही हो? छुट्टियां खत्म होने से एक हफ्ता पहले सारा काम खत्म कर लेंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, जो कि मैं सही मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर मान लीजिए आप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाकी अपने समय का नियोजन ऐसे कर लें कि थोड़ा थोड़ा काम रोज कर लें। तो यहां पर भी वही बात कर रही हैं कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में क्या अंतर होता था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करते थे, छुट्टियां हो गई हैं, कोई चिंता नहीं है। हर साल की तरह हम ननिहाल चले जाया करते थे। ननिहाल का अर्थ क्या होता है? नानी का घर। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती। छोटे होते थे ना, हम सुनते नानी के घर जाओगे मोटे होके आओगे, मक्खन खिलाती और बहुत सारा प्यार किया करती थी। अब क्या है कि जो दूरियां हैं ना कम हो गई हैं। अब तो क्या, मोबाइल उठाइए, नानी से रोज ही बात हो जाती है। पुराने ज़माने में ना फोन, जिस ज़माने की कहानी है, एक गांव से दूसरे गांवों में शादी हुई है या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में शादी हुई है, तो रोज़ रोज़ हर हफ्ते जाना मिलना तो मुमकिन नहीं होता था। तीज त्योहार पर लोग अपने पीहर चले जाया करते थे, मायके चले जाया करते थे अपने बच्चों को लेके। भी साल में एक बार नानी से मिल आओ, नानी मामा से मिल आओ। तो नानी भी बड़े इंतज़ार से, प्यार से अपने बच्चों की बड़ी देखभाल किया करती थी। छोटा सा पिछड़ा सा गांव था। अब क्या है, जहाँ पर लेखक की नानी का घर था, वो लेखक के घर से थोड़ा, जो उनके गांव का या जो उनके रहन सहन वाले इलाका का स्तर था, उससे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। लेकिन तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो हम उस तालाब में नहाते। बच्चे होता है कूद कूद के पानी में। उस जमाने में कहाँ एसी और कूलर हुआ करते थे। बच्चे सुबह उठते थे, बाहर बगीचों में खेलने चले जाया करते थे। दोपहर तक, यानी कि 10-11 बजे तक का समय, यहाँ पर दोपहर 2:30-3 बजे की नहीं है, 10-11 बजे तक उस तालाब में नहाते, जब धूप थोड़ी तीखी हो जाती है। फिर नहाने से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बड़ी खुश होती। अब ये पंक्ति आपको बड़ी अजीब लगेगी, कम खाने के कारण। क्या होता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं ना, उनका खाने का जो स्तर है, उनका जो पाचन क्रिया है, वो शहर के बच्चों के से अलग होती है। वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो डट के खाते हैं और डट के पचाते हैं। शहर के बच्चे थोड़ा कम खाते हैं। उनकी पाचन व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं होती जितनी गांव के बच्चों की होती है। वो अपने पोतों से, अब देखिए ये कौन है, नानी, यानी कि इनकी बेटी के बच्चे, और नानी के पोते कौन हुए, नानी के बेटों के बच्चे, यानी कि आपके मामा के बच्चे। अब मामा के बच्चे जो थे वो पिछड़े वाले गांव में रहते थे, शायद वो स्कूल भी उतने अच्छे स्कूल में नहीं जाते थे, तो उनका जो बोलने का स्तर था, खाने पीने का स्तर था, वो थोड़ा सा निचला था, कम था। तो उनके मुकाबले में लेखक बड़े सभ्य कहे जाते थे। तो नानी बड़ी तारीफ किया करती थी, देखो इनको, देखो ये कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात होता है ना। आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा कोई आपके घर में आ जाता है, आपका कज़न आ जाता है, मामा चाचा का कोई भतीजा इत्यादि आ जाता है, देखो वो कैसे बातें करता है, उसे कितने अच्छे अंक आए। हमेशा कुछ ना कुछ बराबरी, कुछ ना कुछ हम लोग करने लगते हैं कि भाई उसने ऐसा किया और वैसा किया। तो यहाँ पर तो वही पोतों में और जो धोतरे होते हैं, यानी कि हमारी ना हम में और मामा के बच्चों में किसी ना किसी तरह से ना एक तरह का कंपैरिजन, एक तुलना शुरू हो जाया करती थी। और जिस साल वो ननिहाल नहीं जा पाते थे, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर
तालाब पर चले जाया करते थे और कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते और उसके बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते थे। गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ करके उस तरह से भागते, फिर ऊंचे जगह पर चढ़ जाते, फिर तालाब में छलांग लगाते, फिर रेत को गंदले पानी से साफ कर लेते, फिर टीले की ओर भाग जाते। यानी कि याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते थे कि 15-20 बार करते थे, लेकिन तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव चलाना ऐसे जैसे बहुत अच्छे तैराक। अब देखो, तैराकी क्या है, अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, आप में शायद उतनी ताकत नहीं है, ज़रा सा हम धूप में बाहर खड़े होते हैं, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हम कदम भर भी नहीं चलते हैं, हमें रिक्शा चाहिए, हमें एसी वाली गाड़ी चाहिए। हमारे अंदर स्टेमिना ही नहीं है, हमारे अंदर उतना जोश ही नहीं है, ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि हमें माहौल वो मिल गया। जैसे माहौल में हम पलते चले जाते हैं, हाँ वैसा ही हमारा शरीर बनता चला जाता है। आप खुले माहौल में रहिएगा, रोज़ सुबह उठिएगा, 5 किलोमीटर सैर कीजिएगा, देखिए आपका शरीर कितना अच्छा बन जाता है, पसीना बहता है, आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। लेकिन हम कमरे में ही बैठे रहते हैं और हम थके थके से महसूस करते हैं, शरीर हमारा जुड़ जाता है। अब वो बच्चे जो 20-20 बार तालाब में छलांग लगा रहे हैं और तैराकी कर रहे हैं, तो सोचिए उनका शरीर कैसा होगा। 1-2 को छोड़कर मेरे किसी अन्य साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते और उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती। अब सोचो कि जिस तालाब में ये छलांग लगाते थे वहां पर भैंसें भी होती थी, वो भी नहा रही होती थी। ठीक है, अब गहरे पानी में चले गए, ऊपर नहीं आ पा रहे, तो भैंसें क्या करती हैं, भैंसें ना अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए ना पानी में बैठी रहती हैं। तो वो भैंस का, जब भैंस जी आ रही होती थी तो उसका सींग पकड़ कर या उसकी पूंछ पकड़ कर आ जाया करते थे। उन्हें ढांढस बताते, जब तक वो बाहर नहीं आते, यानी उनको ढांढस बताते, कोई बात नहीं। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांस जाते थे। कई बार ऐसा लगता था कि सांस रुकने लगती है, परंतु हाय हाय करते करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते। यानी कि स्वच्छता का शायद उस समय इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी इस तरह से गंदे पानी में कूदिएगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका जो शरीर है, जो बचपन का जो समय है ना, ये आपका मन और शरीर दोनों को बनाने का समय है। कहते हैं ना, जैसा शरीर, जैसा आप खाते हो, जैसा हमारा शरीर बनता चला जाता है, जैसा तन वैसा मन। आपका तन स्वस्थ होगा, इसी उम्र में आपका कद बढ़ता है, ठीक है ना, इसी उम्र में आपके शरीर के अंदर ताकत आती है। तो इस समय आपको अपने शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है। खैर, छुट्टियां बीतने लगती, हम दिन गिनने लगते हैं। दिन गिनने का मतलब, जब कोई अच्छे दिन खराब होते हैं ना, जैसे स्कूल आने का टाइम होता है, तो लेखक कह रहे हैं हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, अब 15 दिन की छुट्टियां रह गई, अब 20 दिन की रह गई, अब 14 दिन की रह गई। इस तरह से वो दिन गिनने लगा करती थी और प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता था। डर किस चीज़ का था? मौज मस्ती खत्म, अब क्या होगा? पढ़ाई, बहुत सारा गृह कार्य, तो खेल कूद, तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों जी ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया था, अब उसकी याद आने लगती, उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे मास्टर जी ने 200 से कम सवाल तो कभी वो देते ही नहीं थे। क्यों? अरे भाई, अब रोज़ 10-10, 20-20 सवाल कर लीजिएगा, लेकिन हम तो रोज़ का काम रोज़ करते ही नहीं थे ना। मन में हिसाब लगाते कि यदि रोज़ 10 सवाल निकाल लेते तो 20 दिन में पूरे हो जाते। लेकिन हम ऐसा सोचना कब शुरू करते थे? जब हमारी छुट्टियों पर सिर्फ 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक एक करके दिन गिनते, 10 दिन खेल कूद में बीत जाते, उसके बाद स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। अगर गृह कार्य नहीं किया तो क्या होगा? डंडे पड़ेंगे। उस ज़माने में डंडे पड़ते थे, परंतु डर लाने के लिए सोचते 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी रोज़ आसानी से कर लेंगे। मतलब काम नहीं करते थे, हम सिर्फ योजना बनाया करते थे। कोई बात नहीं, रोज़ 10 नहीं किए ना, हम 15-15 करके कर देंगे।
लेकिन हम करते नहीं थे, सिर्फ योजना बनाया करते थे। होता क्या था, छुट्टियां कम होने लगती थी क्योंकि अच्छा समय ना जल्दी चला जाता है। दिन बड़े छोटे लगते थे और ऐसा लगता था जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप गया, यानी कि पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हो गई। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते थे, दिन नहीं छोटे होते थे दरअसल में, तब हमें काम ज़्यादा होता था तो हमें समय कम लगता है। स्कूल का भय बढ़ने लगता था। हमारे कितने ही सहपाठी, सहपाठी का अर्थ क्या है, साथ में पढ़ने वाले, पढ़ने वाले ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। सस्ता सौदा से अभिप्राय क्या है, लाभ की बात। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ समझिएगा। बहुत सारा गृह कार्य नहीं करना, तो वो सोचते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मास्टर जी मार ही तो लेंगे, पर ये देखो गृह कार्य तो नहीं किया। और वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझा करते थे। हम पिटाई से डरते थोड़ी हैं। वो कोई गृह नहीं कार्य नहीं करते थे और कहते थे इतना सारा गृह कार्य करने की बजाय 2-4 दिन मार खा लो। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। देखिए सबसे पहला चरित्र हमारे पास आया है, उसका नाम क्या है, ओमा। हम सब उसके बारे में सोचते कि हमारे में से उन जैसा कौन है। कभी भी उन जैसा दूसरा लड़का हम ढूंढ नहीं पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मारपीट का, लड़ाई का ढंग अलग ही होता था और उसकी शक्ल सूरत भी सबसे ही अलग थी। देखो अब ओमा के बारे में क्या बताया, अब इसके देखिए लिखते चले जाइएगा। नंबर 1, उसकी गालियाँ, मारपीट, ये ओमा के बारे में बताया जा रहा है आपको, अलग तरीके का था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, जो मिट्टी का मटका होता है ना उसको हम बोलते हैं, छोटा मटका जिसको हम कहते हैं, उसको हांडी कहते हैं, उसका उतना बड़ा सिर, ठिगने 4 बालिश के शरीर पर, यानी उसका शरीर उसके सिर के आकार के अनुपात में छोटा था। सिर उसका थोड़ा सा बड़ा था। ऐसा लगता था कि बिल्ली के बच्चे के सिर पर, माथे पर तरबूज रख दिया हो। अब कल्पना करो कि बिल्ली के बच्चे का सिर कितना छोटा सा होता है ना, कितना छोटा सा शरीर है उसका, उसका तरबूज जितना बड़ा सिर। इतने बड़े सिर पर नारियल सी आंखों वाला, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, सिर तो इतना बड़ा, हाँ, और छोटा सा मुंह, चेहरा बड़ा अजीब सा लगता था। और लड़ाई में वो हाथ पांव नहीं, सिर से वार किया करता था, क्योंकि उसका सिर बड़ा मजबूत था, सिर बहुत बड़ा था। तो जब भी उसकी कोई लड़ाई होती थी, क्योंकि लेखक ने कहा है ना उसका मार पिटाई का तरीका ही बड़ा अलग था, वो लोगों को, अपने बच्चों को, बाकी बच्चों को अपने हाथ से नहीं मारता था। किससे मारता था? सिर से मारता था। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.